हेलो बच्चों, मुझे आवाज आ रही है क्या? आप थोड़ा और जमा करो उसमें, हाँ थोड़ा और जमा कराओ, कल करवा देंगे आप, ठीक है? प्रॉब्लम सभी की है बेटा, कोई ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं है, कराओ जमा कराओ बेटा, ठीक है? हाँ चालू। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है ना? आवाज वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं ना? ओके यस सर। बच्चों थोड़ा क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा लेट हो गया ना, थोड़ा अब जो बिना कुछ टाइम खर्च के हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब जो क्लास स्टार्ट में अपनी देखो, अपनी जो क्लास में कल हमने सेल वॉल पढ़ लिया, अब कोशिका की बात हम करें। कोशिका में जो दूसरा आवरण होता है, मैंने बता दिया कि कोशिका के चारों तरफ जो आवरण होता है, जिसे हम लोग कोशिका आवरण भी कह सकते हैं या फिर बोलते हैं सेल एनवेलोप। और सेल एनवेलोप प्रमुख रूप से पादप कोशिका में क्या होता है? पादप कोशिका में सेल वॉल तो होता ही है, और सेल वॉल के नीचे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, ये ध्यान दो, ये आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। बहुत इजी सर। मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, सेल मेम्ब्रेन या फिर सीधा बोल सकते हैं इसको कोशिका झिल्ली। अब बच्चों तो सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले ध्यान दो, सेल मेम्ब्रेन यानी सभी कोशिका में, जंतु और पादप और प्रोकैरियोटिक, सभी कोशिकाएं जिसमें प्रोकैरियोटिक में आ गई या यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक में कौन? पादप भी और जंतु। सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाली एक सजीव, कह सकते हैं एक सजीव अर्धपारगम्य, सजीव अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। एक मैं सिंपल बता रहा हूं, जैसे कि बच्चों ये अपने आप में कौन सी कोशिका है? एक जंतु कोशिका। ओके, और पादप कोशिका, बच्चों आप जानते हैं कि पादप कोशिका की बात हम करें तो पादप कोशिका में सबसे बाहर क्या पाया जाता है? मैंने बताया था पादप कोशिका में सबसे बाहर क्या पाया जाता है? सेल वॉल। बच्चों याद है ना? पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर कौन सी भित्ति पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल वॉल तो कौन सी भित्ति होगी उसकी भाई है? और सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर बात हम करिए, देखो ये सेल वॉल के अंदर जो आवरण पाया जाता है यानी जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो क्या हुआ, आपने देखा कि जीवाणु कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति के नीचे, और जीवाणु कोशिका जंतु कोशिका में सबसे बाहर पाई जाती है। उस संरचना को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा यानी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। अब एक बार ध्यान दो, ये जंतु कोशिका बच्चों, ये जंतु कोशिका, और जंतु कोशिका के अंदर बच्चों ये जो आप देख रहे हैं अंदर, ये इसका हम जानते हैं ये कौन है? जीव द्रव्य। और किसी भी कोशिका के जीव द्रव्य को जो संरचना आवृत करती है उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये ध्यान दो, सेल मेम्ब्रेन। तो जंतु कोशिका, आप समझ पा रहे होंगे कि एनिमल जो कोशिका होती है उस एनिमल कोशिका में तो केवल सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। और पादप कोशिका की बात हम करें, पादप कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, और सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन। आप देख लीजिए, ये पादप कोशिका में कल हमने पढ़ा था सेल वॉल, 2 दिन से पढ़ रहे हैं, तो सेल वॉल तो पढ़ ही चुके हैं। और सेल वॉल के नीचे जो आप झिल्ली देख रही है ये कौन बच्चों? सीएम, सेल मेम्ब्रेन। और अगर बात हम कर सकते हैं एक जंतु कोशिका में बात करें तो जंतु कोशिका में बच्चों सेल वॉल नहीं पाई जाती, डायरेक्ट वो कोशिका किससे घिरी होती है? सेल मेम्ब्रेन से। ओके, अब बात आती है जो सेल मेम्ब्रेन, समझ में आ गया होगा। तो सेल मेम्ब्रेन की परिभाषा आप इस प्रकार देंगे, देखो आप समझ रहे होंगे। पहली बात तो है कि सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं में यानी ऑल लिविंग सेल्स, अगर बात हम कर सकते हैं ऑल लिविंग सेल्स आर सराउंडिंग बाय, यानी सराउंडिंग या सराउंडिंग बाय ए मेम्ब्रेन दिस कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन कवर्ड होती है। तो सभी जो कोशिका होती है, जो सभी सेल्स होती है, उनमें एक जो आवरण होता है उस आवरण को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों वो किस प्रकार की होती है? सजीव होती है। ध्यान दीजिए, सजीव होती है, पतली होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो बच्चों किसका भाग है? जीव द्रव्य का ही भाग है, यानी जीव द्रव्य का ही भाग है, ये ध्यान दोगे। और अभी अभी मैंने बताया कि ये कोई अगर आपकी जंतु कोशिका है
तो जंतु कोशिका बच्चों ये जो आप देख रही है अंदर, ये जो पूरी संरचना आप देख रही है, ये पूरा का पूरा जीव द्रव्य है। और जीव द्रव्य के अंदर बच्चों ये क्या होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। केंद्रक के अलावा फिर ये क्या बच गया, कोश द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और केंद्र को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। तो किसी कोशिका के जीव द्रव्य को, यानी बहुत सिंपल बोल रहा हूं, तो एक्चुअल में ये जो सेल मेम्ब्रेन आप जो देख रही है, सेल मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन का जानते हो बच्चों, जिसमें बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं, तो नाम जो मेम्ब्रेन, यानी यहां पर आप देखें कि सेल मेम्ब्रेन जिसका नाम ही क्या है, कोशिका को घेरने वाली झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ओके, और ये कोशिका जो झिल्ली होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, या इसे आप बच्चों क्या कह सकते हैं, जीव द्रव्य कला भी कह सकते हैं, क्योंकि झिल्ली का दूसरा अर्थ बच्चों कला भी होता है। लेकिन कला का मतलब एक तो होता है बच्चों आर्ट, ART आर्ट वाला कला, वो कला नहीं, वो कला तो बच्चों एक आर्टिस्ट जो काम करता है उसे हम लोग कला बोलते हैं, जो कोई पेंटिंग बनाता है। लेकिन कला का दूसरा मतलब क्या होता है, पतली झिल्ली को भी हम क्या बोलते हैं, कला। तो कोशिका के जीव द्रव्य को घेरने वाली उस संरचना को हम कोशिका झिल्ली भी कहेंगे, या जीव द्रव्य झिल्ली भी कह सकते हैं, या जीव द्रव्य कला भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जीव द्रव्य को कवर करती है। तो बच्चों ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली में कौन किससे बनती है, जीव द्रव्य से बनती है। तो किसी भी कोशिका में जीव द्रव्य का निर्माण के बाद उसी जीव द्रव्य के ही भागों से, जीव द्रव्य के ही वसा और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन ही सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, सिंपल सी बात है, किसका भाग बच्चों, जीव द्रव्य का। और जीव द्रव्य कौन सा बताया मैंने आपको, अब याद कीजिए, जीव द्रव्य मैंने कहा था, जीव द्रव्य कोशिका का जीवन का भौतिक आधार है, सजीव है। तो जीव द्रव्य अगर सजीव है तो कोशिका झिल्ली भी क्या हुई, सजीव। जबकि कोशिका भित्ति में क्या पड़ी थी, कोशिका भित्ति क्या होती है, डेड होती है, नॉन लिविंग होती है या मृत होती है, और वो मोटी होती है, कठोर होती है और पारगम्य होती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन की बात हम करें तो सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है बच्चों, सजीव यानी लिविंग होती है, पतली होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जीव द्रव्य का ही भाग है, ये ध्यान दो। और वो एक्चुअली किसकी बनी होती है बच्चों, लिपिड और प्रोटीन, ये ध्यान दोगे, लिपिड और प्रोटीन, और कुछ मात्रा के अंदर उसमें क्या होती है, शुगर बोल दो या फिर बोल दो कार्ब्स। छोटे बच्चों जानते हो कार्ब का मतलब कार्बोहाइड्रेट, यानी ये तीनों मिलकर, हालांकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम होती है। जनरली सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है बच्चों, जीव द्रव्य में पाए जाने वाली, ये आप ध्यान दो, इसको आप समझे। ये जो जीव द्रव्य है, ये जो जीव द्रव्य देखो, ये इसी जीव द्रव्य कई पदार्थ यहां पर जब जमा हो जाएंगे तो यही जमा पदार्थ क्या बना लेंगे, सेल मेम्ब्रेन बना। ये लो साहब, ये सेल मेम्ब्रेन होगी। तो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण एक्चुअली में किससे हुआ, जीव द्रव्य से। बच्चों समझ में आ रहा है क्या बच्चों? यस सर। आप अपने वीडियो को चालू करो Yes, बच्चों, sir. आप वीडियो को चालू आप वीडियो को चालू कर लीजिए ताकि मुझे आपसे आपका रेस्पॉन्स पता लगता रहे, ठीक है। प्रतिभा, सरिता, गणेश, दीपल, ज्योति, निकिता, सभी बच्चे और एक आप ध्यान दीजिए, नोट्स भी कंटिन्यू बनाए। भावेश, स्नेहा, नीतू, नोट्स नहीं बना रहे आप लोग। प्रशांत के नोट्स रेगुलर आ रहे हैं, प्रशांत रोज नोट्स भेज रहे हैं, अच्छी बात है। ये बाकी बच्चे नोट्स नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, तो नोट्स बने बच्चों आप लोग। अच्छा अब ध्यान दो एक बार, अब जो जीव कोशिका झिल्ली को लेकर मैंने अभी भी बता दिया कि कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों ओर पाई जाती है, जो उस कोशिका के जीव द्रव्य को कवर करती है, यानी जीव द्रव्य को घेरती है। जैसे हमारे शरीर के अंगों को कौन घेरता है बच्चों, शरीर किसे घिरा हुआ है, त्वचा। तो वैसे हमारे शरीर का आवरण क्या हुआ बच्चों, त्वचा, स्किन होती है। वैसे किसी कोशिका का सबसे जो आउटर जो यू का लेयर होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन पादप कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी पाई जाती है, जो हम लोग यू कह सकते हैं कि हम लोग कल की क्लास या पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी आज हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन को लेकर मैं बता दूं कि वो किस किस का भाग है, सजीव होती है, पतली होती है, और इसकी मोटाई अभी बता देंगे हम लोग। इसकी मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रोम की होती है। इधर कितने, लगभग 75 एंगस्ट्रोम, 75 एंगस्ट्रोम। अलग अलग होती है इसकी मोटाई की बात हम कर सकते हैं अलग अलग कोशिकाओं में, लेकिन लगभग 75 एंगस्ट्रोम होती है। ओके बच्चों, और किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। और जो सेल मेम्ब्रेन को लेकर अन्य जो बातें बताई जा रही है, अब ध्यान दो, जो सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को नगेली और सी क्रेमर, बच्चों दिख रहा है क्या, नेगली, सॉरी, नेगली और सी क्रेमर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले
सेल मेम्ब्रेन को देखा सबसे पहले, तो इसलिए इन दोनों को सेल मेम्ब्रेन का क्या बोलते हैं बच्चों, खोजकर्ता। और इन्होंने उस कोशिका यानी जंतु कोशिका के बाहर पाए जाने वाली इस सजीव झिल्ली को, और झिल्ली क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र। अभी बताऊंगा। अभी लगभग अगर बात हम करें तो एक बात ध्यान दो कि नेगेली और सी क्रेमर ने सबसे पहले कोशिका के चारों तरफ एक जो आवरण देखा, एक झिल्ली देखी, उस झिल्ली को उन्होंने कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का क्या नाम दिया बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। ये ध्यान दोगे। तो सेल मेम्ब्रेन जो नाम दिया वो किसने दिया, खोजकर्ता। अब आगे जो साइंटिस्ट है, आगे एक साइंटिस्ट है प्लाउ नामक साइंटिस्ट ने इसी सेल मेम्ब्रेन को क्या नाम दे दिया बच्चों, प्लाज्मोलेमा। ये ध्यान देना बच्चों, प्लाज्मोलेमा। ओके, प्लाउ ने इसको क्या नाम दिया, प्लाज्मोलेमा दिया। और एक साइंटिस्ट था रॉबर्टसन ने इसे क्या नाम दिया बच्चों, यूनिट मेम्ब्रेन। ये ध्यान देना बच्चों, यूनिट का अर्थ आप जानते हो बच्चों, यूनिट का अर्थ क्या होता है बच्चों, इकाई। और इकाई का एक नाम आप जानते, इकाई का एक अर्थ होता है एक या फिर क्या बोलते हैं, समान। ओके, यूनिट, जैसे आप जानते हो कि यूनिट का अर्थ इकाई को बोलते हैं। तो रॉबर्टसन ने कोशिका झिल्ली को क्या नाम दिया, यूनिट मेम्ब्रेन। ओके, और प्लाउ ने उसे क्या नाम दिया, प्लाज्मोलेमा। क्या नाम दिया बच्चों, प्लाज्मोलेमा। ये ध्यान दोगे, इनके नाम पता होने चाहिए। अच्छा, अब ये तो चीज अब चलती रहेगी। अब बात जनरली क्या होती है बच्चों, जनरली नेगेली और सी क्रेमर ने सेल मेम्ब्रेन को देखा और सेल मेम्ब्रेन जो नाम इन्होंने दिया, ये तो बात हो गई। अब बात आती है कि जो सेल मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो मैंने बता दी किसकी बनी होती है। अब कोशिका झिल्ली की बात हम करें, इसे झिल्ली क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोशिका झिल्ली में 3.5 एंगस्ट्रॉम, बच्चों कितने, 3.5 एंगस्ट्रॉम के छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, या इतने आकृति के क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इसीलिए ये अपने आप में किसका काम करती है बच्चों, मेम्ब्रेन का। यानी कोशिका के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं बच्चों, इसकी मोटाई तो कितनी है, सेल मेम्ब्रेन की मोटाई तो अभी आपने क्या बोली बच्चों, ये इतनी मोटी होती है। यानी ये तो इसकी क्या होती है, थिकनिंग होती है, यानी इतनी मोटी होती है। लेकिन इतनी मोटी सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र। इन्हीं छिद्रों की मोटाई या इनका आकार कितना होता है बच्चों, 3.5 एंगस्ट्रॉम। इन्हीं छिद्रों के द्वारा दो समीपस्थ कोशिकाओं में, याद है जंतु कोशिका होती है ना, देखो कल आपने क्या कहा था, पादप कोशिकाओं में तो कोशिका भित्ति होती है और कोशिका भित्ति के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, और कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, क्योंकि कोशिका भित्ति में छोटे छोटे मैंने बताया था छिद्र पाए थे, जिन्हें हमने क्या नाम दिया था कल, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या नाम दिया था बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन जंतु कोशिकाओं की बात हम कर सकते हैं कि दो समीपस्थ जंतु कोशिका है। जैसे हमारे शरीर के अंदर बात हम करें, क्या बच्चों हमारे शरीर में एक कोशिका है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, हमारे शरीर में असंख्य कोशिका है, ट्रिलियंस, यू कह सकते हैं बिलियंस, यानी खरबों कोशिका है, खरबों। तो आप भी मानते हो कि कोशिकाएं, दो कोशिका बिल्कुल पास पास होगी, यानी कोशिका पास हो जाती है। तो जो समीपस्थ कोशिकाएं होती है, उन दो समीपस्थ कोशिकाओं के जीवद्रव्य में आदान प्रदान किनके द्वारा होता है, इन्हीं छिद्रों से। आप समझ पा रहे हैं कि दो समीपस्थ कोशिकाएं, जो दो समीप जो कोशिकाएं होती है, क्या आप ये ध्यान दो कि कोशिका के अंदर और बाहर, यानी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जो पदार्थ आते जाते हैं, पदार्थ जैसे जल है, विलय पदार्थ है, आयंस है, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, ये जो पदार्थ आते और जाते हैं, इनका नियंत्रण कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन अपने आप में क्या होती है, झिल्ली। तो है जैसे आपके घर में चाय छानने के लिए आप क्या यूज करते हो बच्चों, चालनी यूज करते हो ना, तो चालनी के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र। तो छिद्रों की वजह से तो जब चाय छानते हैं, आटा छानते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो पदार्थ जिनका आकार उस चालनी के छिद्रों से छोटा होता है वो तो छनकर नीचे आ जाते हैं, और जिनका आकार बड़ा होता है वो छन नहीं पाते हैं। आप याद करो बच्चों, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को जब हम छानते हैं, गर्म चाय को, तो गर्म चाय को छानने के लिए क्या यूज करते हो बच्चों, चालनी यूज करते हो ना, सीयू। अरे भाई, छानने के लिए आप कोई ना कोई यूज करते हो, चालनी। समझ बच्चों, समझ आ रहा है आपके प्रशांत? हाँ सर। तो चालनी, उसका नाम चालनी क्यों पड़ा, क्योंकि देखा होगा उसके पेंदे में, जो चालनी आपकी प्लास्टिक या लोहे की बनी, उसके पेंदे में छोटे छोटे क्या है बच्चों, छिद्र।
तो उन छिद्रों के अंदर से क्या होती है, आपकी जो चाय छन के नीचे आ गई, और जिनका आकार बड़ा है, जैसे आपकी यूं कह सकते चाय की पत्ती, अदरक को डालते हो ना, वो आपके चालनी में छनते नहीं है। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले इस आवरण को हमने झिल्ली क्यों कहा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब तो समझ आ गया। जैसे हमारी त्वचा की बात करो, क्या त्वचा में छोटे छोटे छिद्र नहीं है क्या, क्योंकि त्वचा में बच्चों क्या आपके त्वचा में क्या उगे हुए हैं, बाल। तो जहां पर आपकी त्वचा में बाल है वहीं पर छोटे छोटे क्या है, छिद्र हैं, जिनके द्वारा आपकी त्वचा में से क्या बाहर आ रहा है, तेल, वसा और पसीना। बच्चों गर्मी में पसीना आता है नहीं आता है, आता है ना। आपकी त्वचा के नीचे पसीने ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, और वो स्वेट ग्लैंड्स क्या छोड़ती है, पसीना, गंदगी। तो पसीना बाहर कब आएगा, जब त्वचा में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं ना, ले दिखाई नहीं देते। वैसी पत्ती की बात हम करें, 10 क्लास याद करो, पादपों की पत्ती में भी छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं बच्चों, रंध्र। क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं ना। उन्हीं रंध्रों से पादप कौन सी क्रिया करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, ऑटोस्टोडो का वाष्प क्रिया करता है। उसी प्रकार कोशिका की झिल्ली में भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। और इन छिद्रों का आकार कितने हैं, 3.5 एंगस्ट्रोम, 3.5 एंगस्ट्रोम। और आप जानते हैं बच्चों, एंगस्ट्रोम अपने आप में क्या, किसका मात्रक है, लंबाई का। और आप ये भी जानते हैं कि 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रोम, यानी 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रोम होते हैं, यानी नैनोमीटर एंगस्ट्रोम बड़ा होता है। और 1 एंगस्ट्रोम की बात हम करें, 10 की पावर 1 नैनोमीटर। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये तो पढ़ा हो ना अपने 10th में, पढ़ा ना प्रशांत, पढ़ा ना, पढ़ा हुआ आपका कि एंगस्ट्रोम नैनोमीटर में छोटा कौन है, एंगस्ट्रोम छोटा होता है, नैनोमीटर बड़ा होता है। जैसे किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, जानते हो ना आप लोग। तो ऐसे ही आपकी लंबाई के यानी क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मात्रक। तो जब कोई भी संरचना बहुत छोटी होती है तो हम उसको किसमें मापते हैं, एंगस्ट्रोम में। किसमें, एंगस्ट्रोम में। अच्छा, कोई भी दूरी जब बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो हम उसको किसमें मापते हैं, किलोमीटर में। किलोमीटर में मापते हैं ना, किलोमीटर में मापेंगे। और दूरी छोटी है तो मीटर में, छोटी और है तो फिर सेंटीमीटर में, और छोटी है तो मिलीमीटर में। तो ऐसे ही वो आपकी लंबाई का क्या है, मात्रक है, ठीक है। तो बहुत छोटे छिद्र होते हैं। अब आगे तो बहुत लंबा, हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया सेल मेम्ब्रेन को किस किस ने क्या कहा। अब सेल मेम्ब्रेन को लेकर कुछ जो विशेष मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि कोशिका झिल्ली की बनावट या कोशिका झिल्ली में क्या क्या होता है। तो जो कोशिका झिल्ली किस किस से मिलकर बनती है, ध्यान दो एक बार। कोशिका झिल्ली वैसे क्या होती है बच्चों, त्रिस्तरीय। चलो मैं कोशिका झिल्ली के सिद्धांत बता दूं कि कोशिका झिल्ली की बनावट को लेकर अलग अलग सिद्धांत दिए गए। ओके, उससे सबसे पहले नाम आता बच्चों सैंडविच सिद्धांत। सैंडविच सिद्धांत बच्चों ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। सैंडविच आप सबने खाई हुई है, सैंडविच आप सब खाते हैं, ऐसी बात नहीं, सबने खाई होगी सैंडविच। 2 बर्गर या 2 पाव से बनती है। देखा होगा आप लोगों ने कि एक ब्रेड के ऊपर बच्चों एक डबल रोटी पर 2 डबल रोटी होती है ना, 2 डबल रोटियों को मिलाकर जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैंडविच। खाई ना हमने सैंडविच, खाई ना। तो 2 ब्रेड होती है, तो 2 ब्रेड के बीच में हम लोग क्या डालते हैं, ग्रेवी डालते हैं। ग्रेवी का मतलब होता है जो मसाला हम बनाते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, पत्ता गोभी आदि टमाटर का लगाकर बनाते हैं ना, कि एक ब्रेड के ऊपर एक ब्रेड लिया, ब्रेड के ऊपर फिर आपने क्या लगा दिया, मसाला लगाया। किसका मसाला लगाया आप लोगों ने, आलू का, प्याज का, याद है ना। फिर उसके बाद ब्रेड रख दी, तो उसको क्या बोलते हैं, सैंडविच। तो उसी प्रकार सैंडविच सिद्धांत देने वाले व्यक्ति डेविसन डैनियली। ध्यान दोनों, डेविसन डैनियली क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की संरचना, सेल मेम्ब्रेन की जो बनावट होती है वो सैंडविच की तरह होती है। कैसे, जैसे एक सैंडविच में 2 डबल रोटियों के बीच में, 2 डबल रोटियों के बीच में हम मसाला या भराव भरते हैं ना, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन एक त्रिस्तरीय संरचना है, 3 स्तर। क्योंकि सैंडविच में कितने स्तर पाए जाते हैं, 1 2 3। बाहर का कौन, डबल रोटी, ये भी कौन, डबल रोटी, बीच में कौन, मसाला। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन का सिद्धांत, सैंडविच सिद्धांत दिया डेविसन और डैनियली। ये ध्यान दो। अब बच्चों हम लोग क्या चालू कर चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन की विशेषता बता चुका हूं
हाँ, एक बात और बताऊं, देखो सेल मेम्ब्रेन अपने आप में, सेल मेम्ब्रेन बच्चों अपने आप में क्या होती है? अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य होती है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? चयनात्मक झिल्ली। ये ध्यान से सुनना, अर्ध पारगम्य का अर्थ है, अर्ध का अर्थ होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, देखो ये सेल मेम्ब्रेन अभी आप देख रहे हैं, और अगर बात हम करें जैसे मान लीजिए ये दो कोशिकाएं, ये ध्यान दो, ये दो जंतु कोशिकाएं, और जंतु कोशिका में ये कौन है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन ही है, और ये भी कौन है? सेल मेम्ब्रेन। ये भी कौन है? सेल मेम्ब्रेन। ये भी कौन है? सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल हो रही। अब इस कोशिका और इस कोशिका के जीवों में आदान प्रदान के लिए यहां पर बच्चों छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र। उन छिद्रों के द्वारा दो कोशिकाओं के जीवन में आदान प्रदान होता है। लेकिन कोशिका झिल्ली के जो छिद्र होते हैं, अभी बताया ना, जो छिद्र बोलते हैं रंध्र, वो उनमें से केवल जल के अणु, विलायक के अणु तो क्या हो सकते हैं? आ जा सकते हैं। यानी ये सेल मेम्ब्रेन विलायक के अणुओं के लिए, जबकि हम जानते हैं विलायक और विलय मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? विलयन। क्या बनाते हैं? विलयन। सुना आपने? विलयन जो दो प्रकार के होते हैं, तनु और सांद्र, डायलूट और कंसंट्रेट, सुना होगा आपने? सुना? विलयन क्या चीज है? विलायक और विलय। और विलायक कौन है? पानी। जैसे आपके घर में, ध्यान सुनो, पानी से भरे हुए गिलास में जब आप बच्चों चीनी डालते हैं तो वो क्या बन गया? चीनी का विलयन बन गया ना, विलयन, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या है? विलायक और विलय। शाबाश। तो आप ये तो जानते हैं, कि विलयन किस किस से मिलकर बनता है? विलायक और विलय। ध्यान देना। और हम जानते हैं विलयन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्यूशन। और विलायक को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। अब ध्यान दो एक बार, जो विलयन क्या है, और आप जानते हैं कि कोशिका में जो जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य के अंदर क्या क्या है बच्चों? विलायक भी है और विलय पदार्थ। और विलय पदार्थ कौन होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें विलायक में घोला जाता है, जैसे नमक, चीनी, नहीं समझ आ रहा आपके? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, मिनरल्स, विटामिन, समझ आ रहा है? ये सब के सब कौन किए? क्या कहलाते हैं? विलय। क्या कहलाते हैं बच्चों? विलय। आराम से सुनो, देखो आप ये जानते हो विलायक के रूप में सबसे अच्छा विलायक के रूप में हम किसको मानते हैं? जल को मानते हैं। यानी जल अपने आप में क्या होता है? विलायक। क्योंकि ज्यादातर पदार्थ आप किसमें घोलते हो दैनिक जीवन में? अपने डेली के रूटीन में बच्चों आप किसमें क्या घोलते हो? पानी में तो चीजें मिलाते हो ना भाई, पानी में चीनी मिलाते हो नहीं मिलाते हो बच्चों? और आप ही जानते हो पानी के अंदर चीनी, नमक, अम्ल, सार जो भी आपने डाला, तो जो आप पानी में मिला रहे हैं, पानी मतलब विलायक में जो मिला रहे हैं, वो तो कौन है? विलय। और जिसमें आप विलय को मिलाते हैं वो कौन हुआ? विलायक। तो विलायक और विलय मिलकर क्या बनते हैं बच्चों? विलयन। और कोशिका का जीव द्रव्य एक्चुअल में क्या होता है? विलयन ही होता है, क्योंकि कोशिका के जीव द्रव्य में क्या क्या है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जल, दोनों है ना। तो कोशिका का जीव द्रव्य क्या होता है बच्चों? विलयन होता है। क्या होता है? विलयन। ये ध्यान दोगे तो आपकी जो कोशिका झिल्ली है, ये जो कोशिका झिल्ली, इधर भी कौन है? इधर भी कौन है? विलयन है। तो कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य क्यों बोला? क्योंकि कोशिका झिल्ली में से किसके अणु जा सकते हैं? ये कोशिका झिल्ली विलयन के विलायकों के लिए, तो विलायकों के लिए तो क्या बच्चों? ये पारगम्य। ये ध्यान दो, विलायक के अणु के लिए तो क्या? पारगम्य। और विलय जो पदार्थ है, विलय पदार्थों के लिए क्या है? अपारगम्य। ये मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे आप बच्चों एक बार मुझे, आप अपने घर में जो चाय छानने के लिए जो चालनी यूज करते हैं, क्या उस चालनी में से अदरक के टुकड़े भी छनकर जाते हैं क्या? नहीं जाते। शाबाश। अच्छा, आपके घर में आटा छानने की छलनी है क्या? आटा छानने वाली? तो आटा छानने की जो चालनी होती है उसमें से केवल कौन से कण छन के आएंगे जिनका आकार चालनी के छिद्रों के बराबर होगा? और देखा होगा आटे में क्या पाए जाते हैं? तुष पाए जाते हैं। तुष पाए जाते, तुष धागे तुष पाए जाते हैं, वो छनते नहीं है। आपकी चालनी क्या हुई? कुछ पदार्थों के लिए तो क्या है? पारगम्य, और कुछ पदार्थों के लिए अपारगम्य। समझ आ रहा? ऐसी चालनी को आपने क्या नाम दिया? अर्धपारगम्य। अर्ध क्यों? क्योंकि वो कुछ पदार्थों के लिए तो पारगम्य है और कुछ पदार्थों के लिए क्या है? अपारगम्य। ऐसे को क्या बोलेंगे? अर्धपारगम्य। अर्ध का अर्थ है विलयन में पाए जाने वाले,
विलयन में पाए जाने वाले कुछ पदार्थों के लिए, तो कुछ पदार्थों के लिए तो क्या बच्चों, पारगम्य है। समझ आ रहा है? तो आप बताओ सेल मेम्ब्रेन किन के लिए पारगम्य है? विलायक, विलायक मतलब जल। विलायक के अणु तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आ जा सकते हैं, लेकिन विलय पदार्थ जो होते हैं उन विलय पदार्थ के लिए सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, पारगम्य नहीं होती है। अब ठीक है, ओके। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला आपने, अर्ध पारगम्य बोला, अर्ध। जबकि सेल वॉल को आपने कल क्या बोला, पारगम्य, क्योंकि सेल वॉल के जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसमें से जल और विलय दोनों ही पदार्थ के अणु आ जा सकते हैं। तो कोशिका भित्ति तो क्या होती है, पारगम्य होती है, और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों, अर्ध पारगम्य, मतलब सेमी पैरेंबल, सेमी पैरेंबल होती है। ठीक है दिव्या, मीरा, दिव्या, दिव्या समझ आ रहा है बच्चा? यस सर। ओके, केसंता, जयश्री, यस सर। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है ना? Yes, प्रशांत, प्रशांत, ठीक है। अब जो ज्यादा टाइम खराब, जो टाइम अब आपको ना टाइम ज्यादा, फिर आपकी अगली क्लास, अच्छा इससे आगे क्लास किसकी है? केमिस्ट्री। इंग्लिश कितने बजे आती है? 11:20 को आती है क्या? यस सर। अब क्लास और होने वाली है ना, जल्दी है ना, मैं खत्म कर रहा हूँ उसको ना, फिर कल पढ़ेंगे। अब ध्यान दो, अब देखो ये मैंने बता दिया कि अब सेल मेम्ब्रेन, अभी मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो अर्ध पारगम्य, और अर्ध को अंग्रेजी क्या बोलते हैं, सेमी पैरेंबल, सेमी पैरेंबल, ठीक है, सेमी पैरेंबल, और चैनात में बोलते हैं इसको। ये तो नाम हो गए। और अब बात आती है कोशिका झिल्ली की बनावट को लेकर सिद्धांत कौन कौन दिए गए बच्चों। एक सिद्धांत तो ये रहा, आज ये नाम पढ़ेंगे। सिद्धांत का नाम क्या था बच्चों, सैंडविच। एक सिद्धांत सैंडविच है। दूसरा सिद्धांत दिया गया यूनिट मेम्ब्रेन सिद्धांत, यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों इसको, इकाई मेम्ब्रेन का भी नाम और क्या बताया मैंने आपको, कला। तो ध्यान दो, कोशिका झिल्ली को आप क्या क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इकाई कला। ठीक है, अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है, इसको ध्यान दोगे आप लोग। ओके ठीक है बच्चों। अगर कोशिका का नाम तंत्रिका है तो उस झिल्ली का नाम क्या होगा, न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा। अगर वो कोशिका मसल्स है तो उसका नाम क्या होगा, मायोलेमा। तो कोशिका झिल्ली के नाम अलग अलग हो सकते हैं। नाम जानते हो बेटा, समानार्थी हिंदी में चलते हैं आपके, सिनोनिम्स चलते हैं, सिनोनिम्स, या फिर हिंदी में आप बोलते हैं पर्यायवाची। तो कोशिका झिल्ली के कई नाम हो सकते हैं, लेकिन वो है एक ही। ओके, तो कोशिका झिल्ली का एक नाम और पता लग गया आज से आपको, कला के, कला। ये देखो, तो इकाई कला सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया बच्चों, रॉबर्टसन। ये सिद्धांत रॉबर्टसन ने दिया। रॉबर्टसन के सिद्धांत का नाम बताओ। कोशिका झिल्ली के लिए रॉबर्टसन ने कौन सा सिद्धांत दिया, इकाई कला। कल पढ़ेंगे इसको एक एक करके। अच्छा, ये जो सैंडविच सिद्धांत किसने दिया, डेविसन डेनियाली। और डेविसन डेनियाली ने क्या कहा कि कोशिका झिल्ली की जो बनावट होती है वो सैंडविच की तरह होती है। जैसे सैंडविच में कितनी परत होती है बच्चों, 3। सैंडविच में कितनी परत होती है बच्चों, 3 होती है ना। वैसे ही कोशिका झिल्ली भी क्या, त्रिस्तरीय। कल पढ़ेंगे त्रिस्तरीय। कोशिका झिल्ली में कितनी परतें पाई जाती है बच्चों, 3। ट्राई लेयर्ड, ट्राई यानी ट्रिपल लेड होती है। दिमाग बैठा लो कि कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय। और 3 स्तरों में दो स्तर किसकी होती है, प्रोटीन की। एक स्तर किसकी होती है, वसाइल लिपिड की, अभी बताऊंगा। अच्छा, दूसरा सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत दिया, तरल मोजेक, तरल मोजेक, या फिर क्या बोलेंगे, फ्लूइड, फ्लूइड मोजेक थ्योरी। बच्चों तीसरा सिद्धांत, तरल मोजेक सिद्धांत, फ्लूइड मोजेक थ्योरी, फ्लूइड मोजेक सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने सिद्धांत दिया। यही सबसे कोशिका झिल्ली की बनावट को बताने वाला सबसे मॉडर्न सिद्धांत कौन सा है, यही है बच्चों, तरल मोजेक। तो कोशिका झिल्ली की बनावट को लेकर कितने सिद्धांत दिए गए,
3। बच्चों 10th पढ़ा होगा, जैसे आप 10th में याद करो, परमाणु का चैप्टर पढ़ा 9th में, तो परमाणु के सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक एक था कि अनेक था? अनेक थे ना। अरे बच्चों परमाणु सिद्धांत में नाम था पहला सिद्धांत कनाद, डाल्टन, थॉमसन था ना। यस सर। तो वैसे ही आप जानते हैं कि किसी भी संरचना का अध्ययन जब कोई वैज्ञानिक करता है तो कोई ना कोई तो कौन होता है? फर्स्ट होता है, फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट मतलब पहला। यस सर। और उसके अंदर जो खामी होती है या उसके अंदर जो कमी होती है उसको जो दूर करता है वो कौन होता है? नया वैज्ञानिक होता है। तो सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया? सैंडविच सिद्धांत दिया डेविस एंड डैनियली ने। तो तीनों सिद्धांत किसका वर्णन करते हैं? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा जो एक्सेप्ट यू कह सकते एक्सेप्टेबल जो सिद्धांत है, यानी सिद्धांत अपनाने वाला जो सिद्धांत है, एक्सेप्टेबल बोलते हैं इसको, वो सिद्धांत कौन सा है? तरल मोजेक सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि वो सबसे मॉडर्न थ्योरी है। और इन तीनों को हम कल पढ़ेंगे। लेकिन आज आपके दिमाग बैठ गया कि कोशिका झिल्ली कितनी स्तरीय होती है? 3। कितनी? 3। तो मैं आज आपको बस ये कल बात करेंगे इसको लेकर। अभी इतना लिख लो कि कोशिका झिल्ली की जो कोशिका झिल्ली जो होती है बच्चों, वो होती है ट्रिपल लेयर, यानी त्रिस्तरीय बच्चों। और त्रिस्तरीय कैसे? एक परत किसकी होती है कोशिका झिल्ली में? एक परत किसकी होती है? प्रोटीन की। और दूसरी अंदर वाली परत किसकी होती है? प्रोटीन की। प्रोटीन की यानी ये किसकी परत है बच्चों? प्रोटीन। ये भी कौन है? प्रोटीन। प्रोटीन की दो परतों के बीच में ये कौन सी प्रोटीन? ये परत है लिपिड की। किसकी? लिपिड। आप देखो सेल मेम्ब्रेन में सबसे भाई यानी ये कौन है बच्चों? प्रोटीन। ये भी कौन है? प्रोटीन। तो प्रोटीन की दो परतों के बीच, प्रोटीन की दो परतों के बीच में क्या पाई जाती है बच्चों? लिपिड। क्या पाई जाती है? लिपिड। जैसे सैंडविच में दो डबल रोटियों के बीच में क्या पाया जाता है? ग्रेवी। तो वैसे सेल मेम्ब्रेन में आप देख रहे हैं ये कौन सा स्तर है बच्चों? ये कौन सा स्तर है? प्रोटीन का। ये भी कौन सा है? प्रोटीन। तो दो प्रोटीन के दो स्तर बीच में ये किससे स्तर आ गया? लिपिड। ठीक है, आगे समझो बच्चों। तो इस पर अब बात आती है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन मोटाई कितनी बताई मैंने आपको? 75। इस 75 के अंदर प्रोटीन की मोटाई लेयर की होती है 20 एंगस्ट्रॉम। इसकी भी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। इसकी कितनी हो गई? 35। तो कुल कितनी होगी बच्चों? कुल कितनी हो गई अगर बात हम करें? 40 हाँ 35। समझ आ गया आपके? यानी प्रोटीन की प्रत्येक परत की मोटाई कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। और प्रोटीन की परत कितनी होती है बच्चों? 2। तो कोशिका झिल्ली में कितने स्तर पाए जाते हैं? 3। और तीनों स्तरों में प्रोटीन के दो स्तरों के बीच लिपिड की एक द्विआण्विक परत पाई जाती है। ओके, क्या यू कह सकते हैं? बाइमोलिकुलर लिपिड लेयर प्रेजेंस या अकर बिटवीन टू प्रोटीन्स लेयर। ठीक है, प्रोटीन की दो परतों के बीच में। और सैंडविच में क्या देखा बच्चों आपने? सैंडविच ऐसा होता है क्या? सैंडविच में क्या खाते हो आप लोग? एक आपकी क्या होती है? ब्रेड। ऊपर क्या होती है? ब्रेड। या फिर क्या होता है? पाव होता है। और दोनों ब्रेडों के बीच में क्या लगाते हैं? ग्रेवी। ऐसे देखो, ऐसे दिख रहा है बच्चों आपको? मेरा हाथ दिख रहा है? दिख रहा है क्या सर? तो ये मेरा हाथ, ये कौन है? प्रोटीन है। ये भी कौन है? नीचे वाला भी कौन है? प्रोटीन। और बीच में ये कौन है? लिपिड। तो कितने स्तर हो गए बच्चों? कितने स्तर दिख रहे हैं? 3। तो सेल मेम्ब्रेन में कितने स्तर होते हैं? 3। और तीनों की मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कल पढ़ेंगे इसको। ओके, तो आज हमने सेल मेम्ब्रेन को एक बार भी बता। अब आप अगली क्लास ज्वाइन करो बच्चों आपकी। ओके बच्चों, ठीक है? अच्छा, एक बार ध्यान दो, लास्ट में मैं क्लास आपकी लैब कर रहा हूँ। आप सब बच्चों ने बुक खरीद ली क्या? यस सर। बच्चों बुक ले ली क्या? दिव्या, दीपा, जयश्री, सबने बुक ले ली? तो बुक से नोट्स भी बनाओ बच्चों, नोट्स बनाओ। सेल मेम्ब्रेन तक नोट्स बनाओ आज, ठीक है? सर नोट्स नहीं है। नोट्स आप बनाओ बेटा, आपके बुक है ना? नो सर, बुक नहीं है? नो सर। तो बुक को लो बच्चों। बुक के बिना कैसे काम चलेगा? बुक तो परचेज करो आप, है ना? ठीक है,
ओके सर। ओके, और नोट्स बनाकर आप लोग सेंड भी कीजिए। आप लोग अभी जयश्री, निकिता, टिंकू, श्वेता, दिव्या, दीपल, इन नोट्स नहीं भेज रहे आप लोग। आप नोट्स बनाओ रोजाना के 2-2 3 दिन पे बनेंगे और वो आप सेंड करोगे, ठीक है।